इंटर्नशिप को कुछ फायदा भी है? यस सर। सर एक्चुअली ये समर इंटर्नशिप है ना, तो कॉलेज में जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें नॉन टीचिंग सब्जेक्ट है। तो अभी गंगाराम हॉस्पिटल में जो हिमेटोलॉजी लैब है वहां पे कर रहे हो, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है लाइक 1 मंथ का। ठीक है, बहुत अच्छा। आज तो आवाज बहुत ही क्लियर आ रही है, कल बड़ी प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में मैं भी आया था अपने घर, तो मैं यहीं से क्लास ले रहा हूँ, पंखा भाई। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट है ना, कैटालिसिस पार्ट 2। इसमें कल का रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल स्टडी वन बाय वन। वी विल स्टडी टुडे अबाउट द एक्टिव साइट्स, बेसिस ऑफ कैटालिसिस, type of catalysis, mechanism and kinetics and address energy. You know, this is the core area of biology. Without it, you cannot understand the enzymes concept. Enzyme concept totally related with the active sites. And whatever the different definition we are given for understanding, after understanding the enzyme concept, and this is a broader area of, this is going to apply everywhere in the molecular biology, in the diagnostic, everywhere. Whatever the today's medical science is existing because of enzyme catalyst. Okay, so understanding its concept is very essential, and overall this is called as the catalyst. Catalyst means increasing the rate of reaction without modifying the overall gives energy change in the reaction. So what catalyst is doing, this is very important. But they are not participating, they are also acting as activator, they are also acting as an inhibitor, and CSR is going to ask a lot of questions. This is not restricted. पहले कुछ सालों में ये था कि इनहिबिटर तक वो रेस्ट्रिक्ट होते थे कि चलो इनहिबिटर में पूछ दिया कौन सा कॉम्पिटेटिव थोड़ा क्वेश्चन कर लिए। अभी बड़ा ब्रॉडर एरिया में चले गए। अभी वो गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर पूछ रहा है, ट्रेस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, मॉलिक्यूलरिटी पूछ रहा है, एक्टिव साइट के अंदर जाके पूछ रहा है, बाहर जाके पूछ रहा है, बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, फिर भी पूछ रहा है। तो उसका ये है कि कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते आपको। फॉर्मूला ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि क्या यूनिट है उसकी और कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, राइट। सो यूनिट मोल पर लीटर होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो और एंजाइम के बारे में जानते सब हैं, बट एग्जैक्टली अगर देखोगे तो वेरी फ्यू हैव एट द core area of knowledge, effector and modifier of the general term that is going to apply for this specialization. Enzyme inhibitor, enzyme modifier, ये क्या है? लेफ्ट साइड के एंजाइम की जब बात करेंगे तो उसमें ज्यादा ये रेलेवेंट होगा, मोनोसब्स्ट्रेट एंजाइम में ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता, राइट। तो कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। मोस्ट प्रोटीलिटिक एंजाइम हाइड्रोलाइजेस व्हिच बॉन्ड, कौन से बॉन्ड पर अटैक करते हैं प्रोटीलिटिक एंजाइम? कौन जवाब देगा? बच्चे चलो, मोस्ट प्रोटीलिटिक एंजाइम हाइड्रोलाइजेस एट एस्टर बॉन्ड, ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लो। सेकंड पॉइंट है सच एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज रेफर्ड टू एज, है ना। एंजाइम विदाउट कोफैक्टर हो तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राई करो, गिव इट ट्राई। They are called as apoenzyme. Am I audible now? आवाज आ रही है ना प्रॉपर्ली? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। सच एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज रिफर्ड एज एपोएंजाइम। इसका आंसर ये एपोएंजाइम, ठीक है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिक्वायर व्हिच मेटल आयन? दिस रिक्वायर्स जिंक मेटल आयन, राइट। कोएंजाइम्स
often derived from vitamins. Coenzymes can be either tightly or loosely bound to the enzyme. If tightly bound, they are called as coenzyme. में दो तरह के होते हैं ना, मोस्टली विटामिन से दे तो टाइटली बाइंड होंगे या लूजली बाइंड होंगे. अगर टाइटली बाउंड है इनका नाम डिफरेंट होता है. दे आर कॉल्ड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, दिस वाज द आंसर ऑफ सब्मिशन. ये रिफ्रेशमेंट था आपके लिए. And then we will study about the active site. Active site is the core area of enzyme activation. Right? Why active site is called as the core area? Because every protein is not an enzyme. Some proteins are enzymes. Why they are enzymes? Because they contain the active sites. Active sites क्या होते हैं? Active sites very small portion of the enzyme, and they are responsible for the catalysis, and catalysis actually happens inside the active sites, and there are two sites, binding site as well as catalytic sites. And if you see the nomenclature study we have discussed, but जल्दी जल्दी इसको रिकवर कर देते हैं, कल का रिकैप कर देते हैं. According to the substrate acted upon enzyme, the carbohydrate है तो carbohydrate, protein है तो प्रोटीज और प्रोटीनेज, लिपिड है तो लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियस, माल्टेज अगर माल्टेज सबस्ट्रेट है, सुक्रोज सबस्ट्रेट है तो सुक्रेज, यूरिया सबस्ट्रेट है तो यूरिएज. राइट. एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड, अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलेज. आइसोमरेज. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही तो ऑक्सीडेज. डिहाइड्रोजनेशन. अगर ट्रांसएमिनेशन हो रहा है, अमीन ग्रुप शिफ्ट हो रहा है तो ट्रांसएमिनेशन. फॉस्फोरिलेशन हो रहा है तो फॉस्फोराइलेशन. अब सबस्ट्रेट के हिसाब से समटाइम अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड, यू कैन गिव ए नेम टू सम एंजाइम. फॉर एग्जांपल सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज catalyzed dehydrogenation of substrate succinic acid. L-glutamate dehydrogenase catalyzed L-glutamate acid. Okay, so substrate that is synthesized, accordingly also you can give the name. For example, fumarate form fumarate from L-malate. The L-malate is the substrate, fumarate is the product. Okay, so finally what the enzyme name is given? Fumarate. Okay, and sometimes in the cloning endonucleases term is given endoenzyme, enzyme. I'm audible to all of you properly? Neeraj, Anju को कल काफी दिक्कत हो रही थी. Can you tell me? Yes, sir. ठीक है बेटा, बहुत बैकग्राउंड में शोर बहुत आ रहा है. तो कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ पे थोड़ा शोर कम हो, क्योंकि आपको सुनना भी पड़ेगा. So endoenzyme and exoenzyme. Exoenzyme, what is exoenzyme? जब extracellular enzyme इसको कहते हैं, जब cell is going to secrete in outside environment, this is called the extracellular enzyme. Endoenzyme, when enzyme is confined in a wall, then this is called the plant enzyme or metabolic enzyme. Nomenclature is totally based on the IUB, International Union of Biochemistry, in 1961, and they classified a complete enzyme into 6 major classes and 4 to 13 subclasses. So this is asked often in the CSIR examination. They are going to give you the reaction like this: ES2 plus B and A plus BS2. This is which type of reaction? This is oxidoreductase or transferase or hydrolase or lyase or isomerase, ligase. किस तरह का रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन हो गया oxidoreductase, because हाइड्रोजन इज गोइंग टू, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बात करें. हाइड्रोजन शिफ्ट होगा फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन. ओके, so this is called as oxidoreductase. Very good example, you can note it down: alcohol dehydrogenase, acyl coenzyme dehydrogenase, cytochrome and cytochrome deoxidase. Okay, so these all are oxidoreductase, because hydrogen
from the substrate is going to transfer from one substrate to other, and this is called the oxidation or reduction. Transferase is similarly, you can see the transfer of certain functional group. For example, enzyme catalyzing transfer of one carbon group, aldehyde or ketone or acid or alkyl, phosphorus, sulfur, any group can be transferred. So whenever the transfer is there of any functional group, this is called the transferases. This is acyl transferases, glycosyl transferases, and hexokinases. Okay, hexokinases. Alright, this is the transferase. And what about the hydrolysis? Hydrolysis, this catalyzes hydrolysis of the substrate by adding constant of water. तब बताया था hydrolysis करेगा, water डालेंगे तो break होगा. So this is mostly food, है ना? And what are the bond that is attacked? Bond is ester. जैसे अभी मैंने पूछा था क्वेश्चन कि पेप्टाइड बॉन्ड किस पे अटैक करता है? एस्टर बॉन्ड. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं ग्लाइकोसिल बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, acid anhydride, CC bond, halide, PN bond. All these are broken down by the presence of water by the different enzyme. Maybe glucose 6-phosphate, pepsine, trypsin, esterase, glycoside, hydrolase. Okay. And what about the ligase? Third okay, hydrolase. Ligase is about breaking the double bond. मतलब single bond से double bond को create करता है. Right. Wherever you can see this type of reaction, this is called as the देखो यहाँ पे क्या है? This is single bond, and what is created? Double bond is created. So this you will categorize them into the ligases, right? Creating a double bond. अब यहाँ पे X Y था, ये सेपरेट हुआ, तो इसका जो बॉन्ड था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक अलग ही ग्रुप बन गया, ठीक है ना? रिमूवल ऑफ ग्रुप and formation of double bond. This is the feature. So these enzyme are going to act on the CC, CO, CN. The enzyme name is aldolase, fumarase, and histidase. Okay. Isomerase. What is isomerase? This implies the conversion of optical, geometric, and positional isomer by intramolecular rearrangement of atom or group. यहाँ पे rearrangement होगा by the alanine racemase, alanine isomerase, glucose phosphate isomerase. So isomerase word will be there. Easily you can identify ligases. This is the most commonly used in recombinant DNA technology, and yesterday we have discussed about it, that they are always utilizing molecule of ATP, and with the help of ATP, the two separate molecule A and B is going to join in the form of A and B, and such category include enzyme that catalyzes the formation of CO, CS, CN, CC bond with the help of enzyme, acetyl coenzyme synthetase, glutamine synthetase. Always the term synthetase reflects what? Ligase enzyme. So this was all overall about the classification. Classification is very important, but we are going to understand in depth today about the enzyme biochemistry and what is the chemical nature of enzyme. They may be simple protein, they may be complex protein, simple protein. Enzymes are urease, amylase, and papain. And why we are telling them some enzymes are complex protein? Because they also utilize some prosthetic part. अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया था कि what is prosthetic group. What is prosthetic group? Who will tell me? What is the prosthetic group? क्या होता है बेटे? बताएगा अभी तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले. हेलो, prosthetic group क्या होता है बेटे? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. What is the prosthetic group? नो आइडिया. अभी तो बताया था. प्रोस्थेटिक ग्रुप में देखो दो चीजें होती है, हमेशा समझो. या तो मेटल यूज करेंगे तो मेटल एंजाइम मिलेगा, राइट? एक एंजाइम को फैक्टर जब यूज करते हैं ना, देयर इज सम नॉन प्रोटीन पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट इज देयर. तो व्हाट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप? देयर आर टू थिंग्स. एक तो टाइटली बाउंड होता है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, लूजली बाउंड होता है तो उसको कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना?
ये डिफरेंस होता है। तो होलो एंजाइम ये होते हैं क्योंकि विदाउट कोफैक्टर, विदाउट दिस कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। और यूरियस एमाइलेज पैपेन में ये सिंपल पेप्टाइड है, दे आर गोइंग टू वर्क विदाउट एनी एंजाइम। तो कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम होंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू work in the holoenzyme system. So they are regulated exactly. What you can say, they are regulated because if you are removing the prosthetic group, तो इस पे सीएसआर ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो तुमने एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम है ना, और इसको ईडीटीए से ट्रीट कर दिया, किससे ट्रीट किया बोलो? ईडीटीए से। तो विल इट फंक्शन और नॉट? कितना परसेंट फंक्शन करेगा? परसेंट बताना। 10% फंक्शन करेगा, 90% फंक्शन करेगा, 100% फंक्शन करेगा, या बिल्कुल फंक्शन नहीं करेगा? बताओ। जी, फंक्शन नहीं करेगा सर। क्यों फंक्शन नहीं करेगा? कॉम्प्लेक्स एक्टिंग एजेंट। क्योंकि इसको तो आपने ईडीटीएस ट्रीट किया, तो अगर मेटल होगा तब तो ईडीटीएस से रिमूव होगा, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो वो तो रिमूव नहीं होगा, तो डायलिसिस से रिमूव होगा, तो फंक्शन करेगा यहाँ पे पूरी तरीके से करेगा, क्योंकि ईडीटीएस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेटल एंजाइम ईडीटीएस से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये उल्टे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कोफैक्टर इनऑर्गेनिक का नेचर है तब ये फर्क पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक नेचर जिसको कोएंजाइम बोल रहे हो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों को अगर आइसोलेट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, यू हैव टू अंडरगो a technique called the dialysis. ठीक है ना। So that's why yesterday we have discussed about what are the different coenzymes present in different kind of enzymes. तो we'll start डायलिसिबल वाला फिर से बता दीजिए। डायलिसिबल वाला ये बेटे कि दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो सिंपल एंजाइम्स होते हैं, है ना, जिसमें कोफैक्टर ये सारे अटैच नहीं होते, ठीक है ना। कोफैक्टर एंड कोएंजाइम दो टर्म होता है। तो अगर इनऑर्गेनिक पोर्शन है तो दैट इज कॉल्ड एज द कोफैक्टर, और टाइटली अगर अटैच्ड है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, लूजली अटैच्ड है तो कोएंजाइम कहेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर ईडीटीए से रिमूव करोगे तो इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होगा वो ईडीटीए से रिमूव होगा, लेकिन अगर ऑर्गेनिक फैक्टर हो या इनऑर्गेनिक फैक्टर हो, दोनों को रिमूव करना हो, यानी एको एंजाइम आपको क्रिएट करना है, तो यू हैव टू अंडरगो डायलिसिस पार्ट, ठीक है। डायलिसिस करना ही पड़ेगा, विदाउट डायलिसिस ये पॉसिबल नहीं है कि ये हो पाए। सो व्हाट इज द कोएंजाइम? Coenzymes low molecular weight and dialysible substance associated with enzyme, they are called coenzyme. Coenzyme are often regarded as second substrates, so co-substrate कहते हैं। आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है वो एंजाइम आपको चौंकाने वाले को-फैक्टर नाम ही नहीं लेते, कोएंजाइम का भी नाम नहीं लेते, ये बोलते हैं क्या को-सबस्ट्रेट है। अब को-सबस्ट्रेट में जैसे सबस्ट्रेट नाम लिया तो देन यू आर डाइवर्जिंग योर अटेंशन। अभी आपको अचानक से याद ही नहीं आएगा कि इसका को-फैक्टर है, को-सबस्ट्रेट है। तो को-सबस्ट्रेट देखो ये किसी भी रिएक्शन में आप देखोगे टीपीपी, एफएमएन, एफएडी, एनएडी, विदाउट इसके मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, पीएनपी, सीओए, एफएच4, बायोसाइटिन एंड मेथाइलोकोबालामिन। तो ऑल दीज आर co-substrate. Without it, the complex enzyme is not going to work, and this is the related vitamins. विटामिन क्यों जरूरी है? कोरोना जब अटैक हुआ तो ये सारे विटामिन डीएक्टिवेट हो गए, सप्लाई बहुत एसेंशियल है। बायोटिन लोगे तो बायोसिटिन एक्टिवेट करेगा। फॉलिक एसिड क्यों खाते हैं? क्योंकि ये ब्लड में कार्बन फॉर्मिल मेथिल ग्रुप को इंसर्ट करता है, तो फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो ब्लड बनना ही बंद हो जाता है, तो एनीमिया कहते हैं उसको। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैंटोथोनिक एसिड इसी तरह से ना, कोई एंजाइम ही नहीं बनेगा तो आपको मेटाबॉलिज्म गया, पाइरोक्सिन, पीएलपी, लाइपोइक एसिड, नियासिन से एनएडी बनना है, राइबोफ्लेविन, एफएडी, राइबोफ्लेविन, एफएमएन, थियामिन, टीपीपी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि these are also attached with the transfer. अब ट्रांसफर कैसे हो रहा? क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसफरेंस। जब थायमिन विटामिन होगा, राइबोफ्लेविन होगा, ये सारे विटामिन होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स एंजाइम की बात कर रहे हैं, राइट। जहाँ पे ये अगर विटामिन होंगे तो कोएंजाइम होगा, अगर कोएंजाइम होगा तो ग्रुप ट्रांसफर होगा।
में भी CO2 ट्रांसफर हो, मिथाइल हो, आइसोमराइजेशन हो, मतलब 6 क्लास की 6 क्लास डिपेंड कर रहे हैं कोफैक्टर या कोएंजाइम। ये आपको बिल्कुल लर्न बाय हार्ट, ये बिल्कुल बिना गलती के याद होना चाहिए। क्लियर? साइटोसिन डाइफॉस्फेट CDP, इसका फंक्शन क्या है? कैरियर ऑफ कोलिन एंड एथनॉल, ठीक है। ATP मोनोफॉस्फेट एडेनोसिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, प्रोटीन डाइफॉस्फेट UDP। सैम के बारे में ज्यादातर पूछता है, आप जानती हो। डोनेट मिथाइल ग्रुपिन बायोसिंथेटिक एरिड्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज खुद के बैक्टीरिया को क्यों डाइजेस्ट नहीं करता, मतलब खुद के DNA बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट होता है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, दे आर नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट देयर ओन DNA। व्हाई? क्या रीजन है? इसका रीजन है कि सैम ओल्ड DNA को तो मिथाइलेट कर देगा, ठीक है ना, बट जो न्यू DNA होगा उसको मिथाइलेट नहीं कर पाएगा, तो दे आर इजी टारगेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसी तरह PAPS, फास्फोएडेनोसिन फास्फोसल्फेट, डोनेट सल्फेट फॉर सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहाँ होता है? फंगस में होता है। उनकी वॉल की सिंथेसिस के लिए ये कोएंजाइम तो इसी को टारगेट करते हैं। जब भी आप ड्रग बनाओगे इसको टारगेट करोगे, तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री की आपको अच्छी सी जानकारी है, तो यू कैन डेवलप वेरी गुड ड्रग, है ना। ATP ऑलरेडी यू नो ए लॉट ऑफ फंक्शन ऑफ CDP बड़ा इंपॉर्टेंट है। CDP UDP का काफी से सारा पूछा होगा। UDP तो आपको जितने ग्लाइकोजन सिंथेसिस है इसमें बार बार पूछे थे, राइट। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, है ना, दे आर कैरियर ऑफ मोनोसैकराइड्स, ध्यान रखना। कोफैक्टर्स ऑलरेडी बताया कि मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, दीज आर द मेटल आयंस व्हिच आर लूजली अटैच्ड, बहुत टाइटली अटैच नहीं होते हैं, एंड दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। सो मोस्टली ATPase के बारे में पूछा गया है। ATPase magnesium and calcium, analyze magnesium, and these cofactors attached with the enzyme, mostly these enzymes are called as metalloenzyme। क्या बोलते हैं? बोलो, metalloenzyme। सो मेटलोएंजाइम की बात कर लेते हैं। मेटलोएंजाइम के केस में क्या होता है कि मेटल आयन इज, वहां पे तो कह रहे थे लूजली बाउंड है, बट देयर आर सम एंजाइम वेयर दिस इज टाइटली बाउंड, तो हम मेटलोएंजाइम टर्म यूज करेंगे। और मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम में क्या होगा कि दे आर लूजली बाउंड, नॉट टाइटली बाउंड। जैसे ATPase है, एनोलेज में, ये दो ऐसे एंजाइम का नाम है जो मेटल से एक्टिवेट होते हैं, लूजली बाउंड, इजीली सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन कुछ एंजाइम जैसे हाइड्रोजनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज कंटेन जिंक, फिनोल ऑक्सीडेज कंटेन कॉपर, पायरुवेट ऑक्सीडेज, मैंगनीज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, मॉलिब्डेनम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, आयरन एंड कॉपर। ये समझ में आ रहा है बेटे आपको? तो ये सारे एंजाइम बहुत ही टाइटली बाउंड है। कॉपर ये पूछा गया है। तो दिक्कत है क्वेश्चन है। पायरुवेट ऑक्सीडेज, मैंगनीज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, मॉलिब्डेनम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, आयरन एंड कॉपर। तो ये सारे मेटलोएंजाइम हैं, दे आर वेरी हाईली टाइटली बाउंड। अब क्या है एंजाइम? एंजाइम विदाउट एक्टिव साइट इज नथिंग, ओके। एंड व्हाट इज एक्टिव साइट? एक्टिव साइट is a small pocket like structure, right? A small region where substrate is going to bind. So what you can see, इसके क्वेश्चन पूछा गया कि एक्टिव साइट इज हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, तो आप क्या आंसर दोगे? इससे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। दे आर हाइड्रोफिलिक प्रोटीन, क्योंकि अगर मान लो ये हाइड्रोफिलिक होगा तो एंजाइम बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या है? वाटर से रिच है। हाइड्रोफिलिक होगा लेकिन एट द सरफेस पे, जो बिल्कुल बाहर होगा, जो अंदर का पार्ट होगा जिसे भी टोटली कौन सा होगा? हाइड्रो, बोलो
हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। So existence of active site is only because of tertiary structure, not quaternary structure. नोट कर लो, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं बना तो एक्टिव साइट डैमेज। एक्सक्यूज मी सर, जी अच्छा बोलिए। सर हाइड्रोफिलिक तो सरफेस पे होगा और हाइड्रोफोबिक इनर साइड में होगा। हाँ, हाइड्रोफोबिक जो इनर कोर एरिया होता है इसको सेव करना होता है और ये प्रोटेक्टेड होता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं, मैंने आपको बताया कि को फैक्टर या को एंजाइम भी अटैच होते हैं, फिर ये एक्टिवेट होता है। तो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सब्सट्रेट का एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब कुछ एंजाइम में होता है कि जहां सरफेस पे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हो सकते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली जो एक्टिव साइट के बारे में एक वर्ड कहा जाता है, these sites are fully hydrophobic, rarely they are hydrophilic, ठीक है। अभी क्लियर हुआ आपको? यस सर। हाँ, अभी दिखाते हैं। तो एक्टिव साइट्स में एक्सप्लेन करने के लिए कि why they are not still participating in the reaction but they are forming the product तो बना रहे हैं और कभी भी पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली। तो सबस्ट्रेट आता है एक्टिव साइट में। पहला तो क्वेश्चन ये है कि हाउ दे आर गोइंग टू फाइंड। इसके लिए मॉडल बहुत सारे दिए थे, इंड्यूस्ड थ्योरी दी थी, लॉक एंड की मॉडल दिया गया था। तो इसके सर ने क्वेश्चन पूछा था कि इफ सपोज सबस्ट्रेट इज बिहेविंग लाइक ए मेटल और वो एंजाइम से बाइंड करता है, तो देन which model, about which model we are talking, है ना। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा बिकॉज एंजाइम should bind the substrate at the active site and then अगर सफलतापूर्वक if successfully there is the formation of enzyme substrate complex, then only they are going to form the पूरी एंजाइम बायोकेमिस्ट्री कहाँ पे है, ये दो चीजें, formation of enzyme substrate complex and then formation of product. All this happening at the active site of enzyme. तो ग्राफ अगर आप देखो तो बड़ा डिफरेंट टाइप का ग्राफ आता है। ग्राफ छिप गया है, तो इस ग्राफ को मैं एक्सपोज कर देता हूँ। यस, हाँ, नाउ यू कैन सी दिस ग्राफ। ये ग्राफ है इसका। यहाँ पे आप देखोगे इनिशियली द रिएक्शन इज वेरी स्लो, है ना। स्लो क्यों है? बिकॉज सबस्ट्रेट इज एट द लार्ज, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की, एंजाइम बहुत ही कम कंसंट्रेशन में बाइंड कर रहा है। और बाइंड जब सफलतापूर्वक हो जाता है, देयर बाइंडिंग इज सक्सेसफुल एंड देयर इज ए सक्सेसफुल फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, then they are going to achieve the maximum velocity. तो ये एक मिरेकल था कि साइंटिस्ट जो डेकोसलैंड जिन्होंने इंड्यूस्ड मॉडल दिया और बहुत सारे और साइंटिस्ट जो इस पे लगे हुए थे, हाउ एंजाइम इज गोइंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने ये ग्राफ देखा और बार बार ये ग्राफ आ रहा था। तो इससे पूरा उनके दिमाग में एक पिक्चर आ गई exactly what is going to happen inside the enzyme. उन्होंने ये लग गया कि एंजाइम का पूरा पार्ट सबस्ट्रेट से नहीं बाइंड कर रहा है, there is a very small part of the active site that is going to participate in the substrate binding, इसलिए स्लो कन्वर्जन हो रहा है। पूरा पार्ट होता तो अचानक से कन्वर्जन हो जाता और दूसरी तरह का ग्राफ आता है। ये पैराबोलिक, ये कौन सा ग्राफ है? हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक? दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ इस तरह का नहीं आता, ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ तो नहीं आता। पैराबोलिक ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्टिव साइट है एंड देन सबस्ट्रेट इज बाइंड और थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री फिटिंग हो रही है एंड देन दे आर टेकिंग द टाइम एंड आफ्टर द सक्सेसफुल फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर अचानक से प्रोडक्ट बनता है। तो स्पीड इज वेरी हाई। व्हाट इज द स्पीड? व्हाट इज द हाउ वी आर
व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में हम बात करें क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि रेट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन टाइम, कितने टाइम में क्या प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट कहां से बन रहा है, सबस्ट्रेट से बन रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट तो इंक्रीज कर रहा है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे ग्राफ में एक बड़ा ब्यूटीफुल फीचर है, और वो फीचर क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट इज इंक्रीजिंग और यहाँ पे एंजाइम इज, बोलो क्या है, बोलो एंजाइम इज फिक्स, राइट। तो एंजाइम जब फिक्स हो and substrate concentration is increasing, then reaction velocity is increasing. What do you mean by the reaction velocity? रेट को किससे डिफाइन करोगे, तो रेट को डिफाइन करोगे जो प्रोडक्ट बन रहा है एंड अपॉन टाइम। इसको बात करेंगे कैसे रेट उन्होंने डिफाइन किया, कैसे मीटिंग कांस्टेंट बना, क्यों उन्होंने इक्विलिब्रियम की बात करी कि एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनना ही चाहिए, एंड देन दैट वाज इंक्लूडेड ड्यूरिंग द डेरिवेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग such kind of complex graphs were resolved by formulating a hypothesis, and then hypothesis was solved by different scientists to exactly quantifying the enzyme behavior, to resolve the enzyme behavior. तो अगर आप देखो कि ये ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, can you apply your logic, what you can conclude from this picture? ये लाइसोजाइम का एक्टिव साइट्स है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लाइसोजाइम एक्टिव साइट्स, और इसका सीक्वेंसिंग किया गया। सीक्वेंसिंग में देखेंगे आप एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग क्या बात है वो आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, एनी गेस? इससे ये पता लगता है कि ये जो एक्टिव साइट जिसको क्या बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर, हमने क्या बोला था पहले, दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर यानी टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर के केस में यू कैन सी कि एग्जैक्टली देयर एक्टिव साइट इज फंक्शनल, अदरवाइज एक्टिव साइट इज नॉट फंक्शनल। इसको इन्होंने डीनेचर किया, डीनेचर करने के बाद इनको समझ में आ रहा था कि दिस इज अ काइंड ऑफ लीनियर चेन, एग्जैक्टली आफ्टर सीक्वेंसिंग दिस वाज नॉट द केस। अब इन्होंने देखा कि बहुत सारे लीनियर चेन इसमें इन्वॉल्व है to form a single active sites, इसलिए नंबरिंग देखो बड़ी रैंडम है, 35, 52, फिर 62,000 है ना, फिर 101, फिर 108, 129। अभी समझ आ गई बात? यस और नो? हेलो, समझ आ गई बात मुझे? हेलो सर एक बार रिपीट कर दीजिए। What I'm saying कि as we have discussed that enzyme is a small cleft, है ना, एक स्मॉल पोर्शन होता है, जैसे ये सपोज एंजाइम है आपका, तो आपने ऐसे बनाते हो ना डायग्राम, इसी छोटे पोर्शन को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ठीक ठीक है ना, अब मेरे पास स्लेट नहीं है तो थोड़ा सा राइटिंग ऐसे बनेगी, एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट को इन्होंने क्या किया, डीनेचर करके इसको सीक्वेंसिंग किया, ये जानने के लिए कि क्या ये एक ही लीनियर पेप्टाइड से बना है कि डिफरेंट लीनियर पेप्टाइड इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर टर्सरी था। कौन सा स्ट्रक्चर था ये? टर्सरी स्ट्रक्चर था, इसमें एक्टिव साइट प्रेजेंट था। तो इसको डिकोड किया, इसको डीनेचर किया, डीनेचर करके ले आए इस फॉर्म में, दैट इज अ लीनियर पेप्टाइड। इसके बाद क्या रिवील हुआ, देयर आर वेरियस लीनियर चेन, बहुत सारे लीनियर चेन है इसमें जो सब मिला के बनाते हैं एक एक्टिव साइट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? सो दिस इज द लाइसोजाइम एक्टिव साइट एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ रेसिड्यू दैट कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। क्लियर बेटे? यस सर। एवरीवन यस? Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, तो एक तो ये समझ लो, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये तो एक्टिव साइट की बात होगी। एक्टिव साइट में भी हमने बताया कि जो सिंपल होंगे एक्टिव साइट्स, उसमें तो इजिली यू कैन अप्लाई एनीथिंग, राइट? बट जो
एक्टिव साइट्स कॉम्प्लेक्स हैं, देन दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो वो हम बात में करेंगे, जिसको इलेक्ट्रिकल एंजाइम कहते हैं, हीमोग्लोबिन का उसमें देंगे। अभी इसमें काइमोट्रिप्सिन का मॉडल हम स्टडी करेंगे, जो लीनियर है, जो सिंपल है एंजाइम। काइमोट्रिप्सिन में कैसे ट्राइड बनती है, उसमें कैसे सारा होता है। तो दिस इज बेसिकली एक्टिव साइट्स, एंड एक्टिव साइट यू कैन से दिस इज द एंजाइम पार्ट, एंटीजन एंटीबॉडी की तरह है, एंड दिस इज द सबस्ट्रेट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। क्या दिख रहा है आपको? इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी ये कहता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता है कि एंजाइम will react with substrate only when they are having the complementary state. Then they are going to form the enzyme substrate complex. Otherwise enzyme substrate complex नहीं बनेगा। लॉक एंड की क्या कहता है? लॉक की कहता है कि सबस्ट्रेट तो फिट हो जाएगा जाके, जैसे हर लॉक के लिए एक सेपरेट की होती है, उसी तरह से हर एंजाइम के लिए एक ही सबस्ट्रेट होता है। बट फाइनली बात पता चले कि ये गलत है। एक एंजाइम के लिए बहुत सारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग किस पर डिपेंड करेगी? एक्चुअली कन्फर्मेशन इज गोइंग टू चेंज। तभी उन्होंने लॉक एंड की को कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करके दे दिया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एंड दिस मॉडल इज गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट this model is going to explain substrate, how the substrate is going to bind inside the active site. ठीक है? So now you can see this is the very good design of active sites, depicting active sites pocket, and these are the amino acid residue. What is the term? This is called as R. R is the amino acid residue, right? And they are present in the pocket like this. And covering them, this is the domain. If you are going to disturb this domain, then obviously there you are going to do the active sites. ठीक है, क्लियर है? तो जब भी आप इनहिबिशन पढ़ेंगे या कोई एक्टिवेशन पढ़ेंगे या उनका रिएक्शन पढ़ेंगे, चेन रिएक्शन पढ़ेंगे, all these are involved. You are talking about the enzyme active site. So enzyme active sites और enzyme activator, enzyme inhibition और enzyme activator में क्या डिफरेंस होता है? Can you tell me? inhibition हो रहा है तो अल्फा एमाइलेज का, this is the active sites from the ESP, GLU, ASP, and they are going to inhibit the starch formation. A simple enzyme होता तो starch plus polyphenol, starch polyphenol complex. अब GLUT2 inhibition अगर आप पढ़ते हो, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। स्टार्च है ना, अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से जाना है तो स्टार्च को क्या होना पड़ेगा? डाइजेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ग्लूकोज तो ट्रांसफर होगा, ग्लूकोज इज गोइंग टू वेल ट्रांसपोर्टेड बाय दिस GLUT2, है ना? तो आप देखते हैं डायबिटीज के केस में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फंक्शन वेल बाय द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसको कहते हैं चैनल प्रोटीन GLUT4 फंक्शन नाम है, SGLT। तो क्वेश्चन भी आते हैं इस हिसाब में। तो व्हाट इज द डिफरेंस? बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे ये शो कर रहा है कि देयर आर एक्टिव साइट्स एंड अमीनो एसिड रेजिड्यू इज देयर व्हिच इज गोइंग टू एक्टिवेट और व्हिच इज गोइंग टू deactivate. So because of this activation and deactivation, they are going to affect the rate of reaction. Clear? अब इलेक्ट्रिक एंजाइम अभी आज तो नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आई थिंक। तो देन वी विल सी कि हमने इसकी बात करनी है। एक्टिव साइट्स दैट इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी साइट्स, और ये पूरी तरीके से मॉडिफाई करते हैं। सबस्ट्रेट डायरेक्टली बाइंड नहीं करेगा एक्टिव साइट्स, राइट? डायरेक्टली बाइंड नहीं करेगा, वो रेगुलेटर को इफेक्ट करेगा, जैसे लैक ऑफ एरान को बात करते हैं, ठीक है ना? वेरी सिमिलर टू दैट। कैन सी देयर आर टू टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंड नेगेटिव मॉड्यूलेटर। नेगेटिव मॉड्यूलेटर होगा तो देन व्हाट विल हैपन? नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन ऑफ एंजाइम, यानी इनएक्टिव कैटालिटिक साइट। इतना कंफर्म तो चेंज हो गया,
Yeah, substrate is complementary to enzyme, but they are not able to bind because of change in the conformation, because of binding of negative modulator. A positive modulator होगा, there will be change in the regulator site in such a way that enhance binding to catalytic site. This is part of the positive allosteric enzyme modulation. I think this is clear. Any discussion you want here? So in short, what we can say, active site is the catalytic residue or catalytic group, right? Formed in a small pocket-like structure by the amino acids. Different amino acids are involved in breaking the bonds or formation of the bonds. This is a small cleft-like structure. Okay, and mostly active centers are hydrophobic. Okay, and almost all the enzymes are having these active center, and these active centers are actively participating in the formation of active complex called the enzyme substrate complex. Little bit historical aspect you can see, then your interest will be high because हम तो इस हिसाब से घबरा रहे हैं और वहाँ पे साइंटिस्ट पूरा डिकोड कर रहे थे, है ना? तो इतना घबराने की बात नहीं है, सीएसआर क्रैक होगा, बहुत आराम से क्रैक होगा. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई चीज इतनी जल्दी नहीं मिलती है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है, डिवोशन देना होता है, और जब इंटरेस्ट आपका बन जाता है तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको आने लगती है. जब चीजें आने लगती हैं तो क्वेश्चन सॉल्व जो जितना ज्यादा करेगा उसको उतना ज्यादा अर्लियर क्रैक करेगा, है ना? तो देयर इज नो मैजिक बिहाइंड क्रैकिंग दिस. इतना क्लियर कट कॉन्सेप्ट होगा, जितना डिस्कशन सुनोगे, किताब पढ़ने से कंफ्यूजन बढ़ता है. am I right or not? बोलो, किताब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा. Yes, sir. आपके डाउट बहुत आएंगे, हाँ बहुत क्वेश्चन होंगे, डाउट बहुत है. सो सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व कोई करेगा जो प्रैक्टिस में होगा. अब आज जितनी जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. जैसे एक लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ, इस लेक्चर में आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं. एक्टिव साइट हमें क्लियर हो गया, उनके अंदर हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक क्लियर हो गया, है ना? और अभी हम लिस्ट देंगे आपको कि कौन कौन से अमाइनो एसिड अलाउड है, और वो पोलर है कि नॉन पोलर है. अगर पोलर है तो कहाँ है, नॉन पोलर है तो कहाँ है, और पोलर नॉन पोलर में कौन सा एग्जैक्टली इन्वॉल्व है वो भी बताएंगे. तो जब मैं बात देखता हूँ, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, क्योंकि पहले तो यही स्ट्रगल हो रहा था कि एंजाइम का नेचर क्या है, प्रोटीन है कि कुछ और भी है ना? और लकीली जैसे मेंडल की बात करते हो तो उनको पी का कैरेक्टर लिया, जिसमें कि लिंकेज भी नहीं था, बहुत सारे बेनिफिशियल एस्पेक्ट थे, तो वो लकी थे. तो हर टाइम में हर साइंटिस्ट लकी नहीं होता, और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन था. एक छोटा सा हिंट मिला था कोने साहब को. इन्होंने देखा कि जो ईस्ट है, ईस्ट आर गोइंग टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल. तो आप जानते ही हो कि पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी, सारे शहरी शराब पीते थे. उस समय बहुत मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, पेंसिलिन वगैरह की डिस्कवरी एक मिरेकल थी. तो साइंटिस्ट यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में क्यों साइंटिस्ट नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ साइंस की बात ही कोई सुनना नहीं चाहता. हमारे बच्चे पॉलिटिशियन है, बॉर्न पॉलिटिशियन, वो लाइफ में भी पॉलिटिक्स करते हैं, है ना? तो ये सब चीजों को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, तब आपका इंटरेस्ट ज्यादा फोकस होगा. जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे, जितना ज्यादा फोकस होगे, उतना ज्यादा चीजें इजिली एब्जॉर्ब होगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. जितना ज्यादा डाइवर्जन होगा कि इधर पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, इधर भी इंटरेस्ट है, इधर भी इंटरेस्ट है, तो इट्स मेकिंग, यू आर गोइंग टू मेक हार्ड फॉर योरसेल्फ. यू आर बिहेविंग लाइक ए लिस्टिंग. So the protein in nature colloidal and thermolabile, and ये इस पे सोचो कितने साल काम हुआ होगा, एटलीस्ट 20 years तक काम हुआ कि टू प्रूव दैट. मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है बेटा?
वॉइस फास्ट क्लियर होगी क्योंकि आज मैंने वायर वाला यूज किया, कल ब्लूटूथ का था थोड़ा। सर बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली वेदर की वजह से भी है। हाँ वेदर, यस 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 यस, वेदर का ही इफेक्ट है बेटे, क्योंकि इंटरनेट तो मैंने बहुत लगवा रखा है, बट आना तो वेव आना है स्पाइसी। बट एनी हाउ आप डिस्कशन सुन लो, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी आएगी तो वो भी शेयर करूंगा, वो थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की आदत होती है 10 मिनट 15 मिनट की रिकॉर्डिंग देखने की, और ये रिकॉर्डिंग होती है 1.5 से 2 घंटे की। तो अगर आप डिस्कशन करते हो तो देन इट विल बी इजियर टू कवर ऑल दैट पार्ट। तो कैटलिस्ट को एक तो ये था कि डिफाइन करना, दैट वाज द चैलेंज, और दूसरा ये साबित करना कि स्पेसिफिक इन एक्शन एंड हाउ यू विल प्रूव दे आर एग्जैक्टली स्पेसिफिक इन एक्शन, इसको बात करेंगे। और समलर ने पहला हल्का बजाया एंड ही वाज द हीरो ऑफ दैट टाइम। उन्होंने पहले आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइज किया यूरिया स्पोर फ्रॉम जैकबिन एंड आइडेंटिफाइड प्रोटीन। और हमारे यहाँ कौन हीरो है? इंडियन एंजाइमोलॉजिस्ट, जो ग्रेट बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, और वो लेडी है, उनको लेडी बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी कहते हैं, और आज उनकी $1 मिलियन की कंपनी है। कैन यू गेस, कैन यू हैव अ गेस? लेडी का नाम क्या है, उनकी कंपनी का नाम क्या है? एनीवन? आप लोग इसी फील्ड में हो तो आपको जानना चाहिए कि अगर आप सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पे कमांड कर लो, खास करके एंजाइम काइनेटिक्स पे, तो आपका पूरा करियर चेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट मिलते नहीं, इसको समझ आती नहीं ये चीजें ग्रुप फॉर्म में, डेरिवेशन फॉर्म में। वो लेडी है, नाम बताओ? उनकी कंपनी का नाम है बायोकॉन, और लेडी का नाम है किरण मजूमदार शाह। हैव यू हर्ड अबाउट हर? कभी सुना आपने किरण मजूमदार शाह? तो उनकी कहानी मैं बताता हूँ। उनकी कहानी क्या है कि उन्होंने, सोचो किस टाइम में किया होगा, पीएचडी तो नहीं किया था, एमएससी किया था बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। जैसे आपका सपना है कि, आपका सपना क्या है? क्रैक करना सीए से। उनका सपना ये था कि उनको क्रैक नहीं करना, उनको कंपनी खड़ी करनी है। एक पागलपन था, साइंटिस्ट पागल होता है, ये जानते हो। तो उनके दिमाग में यह था कि कैसे एंजाइम का बिजनेस शुरू करें, उसमें कोई जानता भी नहीं था, और समलर की रिपोर्ट आ चुकी थी, और 1926 में समलर की रिपोर्ट आई थी। उनका जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो 1975 में स्टार्ट हुआ था। तो in 1975 she was trying to develop some establish some biotech company, जहाँ पे इंडिया में कोई बात ही नहीं करता बायोटेक कंपनी। उस टाइम पे उन्होंने वो चीज सोची, तो दैट्स व्हाई शी इज डिफरेंट। वो इंडियन लेडी कही जाती है इस फील्ड की, बायोटेक कंपनी के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्तियां, ना केवल इंडिया के लिए नहीं, बहुत पूरे वर्ल्ड के लिए। किरण मजूमदार शाह अगर नहीं सुना आपने तो समझ लो कि आपने कुछ भी नहीं सुना। और हमें क्या किया गया है? कन्फाइन किया गया कि सिलेबस पढ़ लो, एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, मतलब बंदर बना के रखा गया है, जंपिंग जीन बना के रखा गया, ठीक है, फ्रॉग बना के रखा गया हमें हॉपिंग के लिए। मतलब हमारा इंटरेस्ट कहीं डेवलप होता है तो फिर दूसरी डाइवर्जन आ जाती है, तो इंटरेस्ट डेवलप करिए कहीं मतलब। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे सबसे बड़ा जो घटना हुआ वो ये हुआ कि निरमा का नाम सुना होगा, निरमा वॉशिंग पाउडर। तो कपड़े बहुत अच्छे साफ नहीं होते थे, तो कपड़े बहुत अच्छे साफ हों तो वो उनको समझ नहीं आ रहा था। तो संजोग से दोनों का घर अगल बगल में था, ठीक है ना, अगल बगल में था। तो उन्होंने ट्राई किया कि चलो हो सकता है ये बिजनेस के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो जैकबिन ही लिया था किरण मजूमदार शाह ने। जैकबिन से मुझे स्टोरी याद आई। तो जैकबिन से यूरियज निकाला और अनप्यूरिफाइड फॉर्म में लिया उसको, और ट्राई किया कि कपड़े से अच्छे धुलेंगे या नहीं धुलेंगे। देखा काफी बहुत अच्छे से कपड़े को साफ हो रहे हैं, ठीक है ना। दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट, और उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि यस अब एंजाइम की कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी खुल सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, क्योंकि निर्मा जितना ज्यादा सेल होता था उन्होंने टाइप भी कर लिया उतना ज्यादा। अब ये वेरीफाई करके उसमें डालने लगी, काफी एक्सपेरिमेंट किया यूरियस को निकाल के, है ना। जैक फ्रूट काफी होता ही था, जैक फ्रूट से भी निकल जाता है। तो इस तरीके से ये काम आगे बढ़ा। एंड मिनिमम कितना अमाइनो एसिड होना चाहिए एक्टिव साइट में, ये एक बड़ा क्वेश्चन है।
मिनिमम एक एंजाइम में कितना एक्टिव साइट होना चाहिए। तो आफ्टर मेनी ईयर ऑफ रिसर्च दिस वाज एस्टैब्लिश्ड दैट मिनिमम जो अमीनो एसिड होना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 100 अमीनो एसिड टू फॉर्म द एक्टिव साइट, है ना। और एक्टिव साइट क्या होता है? दिस इज फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन। ये चीजें क्लियर होगी दोनों, और कहानी से भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट मिला होगा। तो अब सवाल ये होता है कि why the enzymes are so specialized? So enzymes are so specialized for their substrate because of multiple weak interaction. What do we mean by multiple weak interaction? तो multiple weak interaction मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, electrostatic interaction, hydrogen bonding, van der Waals forces, all these are named for the multiple weak interaction. And van der Waals forces become significant when binding occurs with numerous substrates. There are multiple substrates होते हैं, एक से ज्यादा substrate हो, फिर ये van der Waals forces काफी significant हो जाता है। बाकी अदरवाइज अगर सिंगल एंजाइम सबस्ट्रेट है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी सिग्निफिकेंट हो जाती है। और ओवरऑल ये देखा गया है कि जो डिसीजिव फैक्टर है जो बाइंडिंग का, वो है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, ठीक है। तो एक्टिव साइट्स में हम क्या कह सकते हैं, कौन सा एनवायरनमेंट है? मोस्टली दे आर हैविंग द नॉन पोलर एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट है? नॉन पोलर एनवायरनमेंट। एंड अगर पोलर है अमीनो एसिड दे आर साइड सरफेस, and if non-polar they always remain in the center or the cleft. Water is always excluded from binding these sites. आप ये देख सकते हो, this is the hydrogen bond formation between enzyme and substrate which is dominated during the ribonuclease action. Ribonuclease अभी यूरिडीन को बाइंड कर रहा है, यूरिडीन सबस्ट्रेट है, और ये क्या है? थ्रेओनिन साइड चेन और सेरिन साइड चेन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एंजाइम के अंदर, और ये सब। तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग डोमिनेट कर रही है? बताओ जरा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए कहा गया है कि सबस्ट्रेट आर स्पेशलाइज्ड इन देयर एक्शन बिकॉज ऑफ मल्टीपल वीक बॉन्ड। So specificity of binding depends on the precise arrangement of atom inside the active site. Active site में कैसे सबस्ट्रेट जा रहा है, फिटिंग, इसीलिए कॉम्प्लीमेंटेरिटी जरूरी है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी से क्या हेल्प होगा कि all the atoms are properly arranged, and if they are properly arranged, they properly interact with their आप जानते हो जितना अच्छा कोलिजन होगा, this is going to provide a form of energy. एक्टिवेशन है, इसकी बात हम करेंगे भी। एक्टिवेशन एंड आल्सो वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो डिपेंड्स ऑन द राइट ओरिएंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। अगर आप कहते हो कि आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम है और राइबोन्यूक्लियस को कट करता है, एंड दिस इज शोइंग हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी, so this high specificity is only because of perfect arrangement of atom, because of which there is perfect formation of strong hydrogen bond between enzyme and substrate. So that's why we are calling them, जितना strong hydrogen bond होगी उतना ज्यादा कहेंगे कि high degree of specificity. So in one word what we can say, high degree of specificity of enzyme depends on the formation of hydrogen bond. Clear? इतना क्लियर हो गया बेटे? This is the log key. The question is पूछा होगा, what is the difference between log key and inductive model? इतना क्लियर है बेटे अभी तक? This is clear? Any question? Anyone want to ask? Sabnam, Vipanchi? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्रीवियस स्लाइड को। Okay. तो फिर सी, जैसे हम कह रहे हैं स्पेसिफिसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो इसमें कहा गया है कि एक कंक्लूजन टर्म है कि देयर आर मल्टीपल वीक अट्रैक्शन, दिस इज गोइंग टू डिसाइड द एग्जैक्ट स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ?
स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है ना, स्ट्रॉन्ग एक्शन। हम कहते हैं ना कि ये एंजाइम तो यार बेस्ट है, इसका टर्नओवर नंबर काफी हाई है ना। तो टर्नओवर नंबर क्यों हाई है? 1 मिली सेकेंड में कितनी ज्यादा 1000, 30,000, 1 लाख है ना, 1 बिलियन सब्सट्रेट को टर्न कर दे रहा है प्रोडक्ट में, है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे लॉजिक दी गई कि पहले तो एक्टिव साइट को समझना है कि वो एक्टिव साइट मोस्टली कंटेन द नॉन पोलर, ठीक है। और अगर पोलर होगा तो एकदम सरफेस पे होगा, ओनली इन फ्यू एंजाइम्स। और मोस्टली क्लेफ्ट में अगर देखोगे तो नॉन पोलर ही होते हैं। बॉन्डिंग किस तरह की ऑब्जर्व की गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बन जाती है, हाइड्रोजन भी बन जाती है, वैन डर वाल्स फोर्स भी बन जाते हैं। तो अगर ये देखा गया कि देयर आर मोर देन 2 सबस्ट्रेट आर देयर, अगर 2 सबस्ट्रेट है, 3 सबस्ट्रेट है, 4 सबस्ट्रेट है, तो आप क्या करोगे या एंजाइम कैसे बिहेव करेगा? तो एंजाइम इन दैट केस दे आर डेवलपिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस। लेकिन अगर एक ही सबस्ट्रेट है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, कहते हैं भाई ये हाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये राइबोन्यूक्लियस और यूरिडिन का केस है। तो ये कहा जाता है कि बहुत ही हाईली स्पेसिफिक है। तो इसके पीछे साइंटिस्टों ने डिस्कवरी स्टार्ट की। देख रहे हैं 1970 के पेपर से है ये पिक्चर, है ना। तो 1970 के पेपर में ये पब्लिश हुआ कि एग्जैक्टली दिस ऑल बॉन्डिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर स्पेसिफिसिटी, इंडिविजुअली इट इज डिफरेंट, है ना। अगर आप बात करें बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा रिएक्शन हो रहा है राइबोन्यूक्लियस और यूरिडिन के बीच में, तो उन्होंने देखा कि मोस्टली कौन सा डोमिनेट कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। वो किससे बना? यहाँ पे सेरीन साइड चेन था, यहाँ पे थ्रेओनीन साइड चेन था, और इन दोनों ने हेल्प की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने। हाइड्रोजन बॉन्ड एक फैक्टर हो गया। दूसरा क्या फैक्टर हुआ कि जितना ज्यादा ओरिएंटेशन होगा एटम्स का प्रॉपरली, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रिसाइज अरेंजमेंट, जितना परफेक्ट अरेंजमेंट होगा एटम्स का एक दूसरे के सामने सामने, हम क्या करें? एक दूसरे के सामने सामने। अब ये मेटल अगर सामने सामने है तो ये परफेक्ट बाइंडिंग हो गई, ठीक है ना। अब ये डिस्टॉर्शन के मॉडल हो गया, इससे दूर से है ना, तो परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। आपको बताया कि परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग 180 डिग्री पे काफी अच्छी बनती है सामने सामने, है ना। ऐसे एंगल में उतना अच्छा बनता नहीं। तो जितना ज्यादा परफेक्टली अरेंजमेंट होगा उतना हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेम इसीलिए इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर दिस हाई डिग्री ऑफ। I think this is clear. Yes, sir. Still any questions? Okay. क्लास हमेशा एंजॉय करोगे, दिस इज माय प्रॉमिस। और कभी ट्रेन चलती है तो थोड़ी ना आपको हाई स्पीड का मजा आएगा, है ना। तो फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर। तो आज हम 4th गियर में हैं, कल हमारा फर्स्ट गियर था। वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज जब स्टार्ट होती है सब्जेक्ट तो टीचर के माइंड में बहुत सारी चीजें होती है। अब उससे हमारे माइंड में ये था कि कौन कौन से पोलर अमीनो एसिड हैं जो कि एक्टिव साइट्स में होते हैं, व्हाट इज देयर प्रिंसिपल फंक्शन। अब जैसे सीरीन हमने देखा, अभी आरएनएज में सीरीन था और थ्रेओनीन था। कौन सा? सीरीन था और थ्रेओनीन था। सीरीन में देखोगे रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। तो नेट चार्ज pH7 की बात करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाता है। ये नेट चार्ज को कैलकुलेशन कराते हैं। And the covalent binding of acid का क्या प्रिंसिपल फंक्शन है? acid मतलब सीरीन इज एब्सेंट तो गया। और ये परफेक्ट बाइंडिंग, अगर परफेक्ट है बाइंडिंग है तो ये जल्दी से होगा। तो जितना जल्दी से होगा तो कैटालिटिक फंक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी वेरी हाई। इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड मोस्टली क्या है? पोलर ग्रुप क्या है? जैसे स्पॉटेड कार्बोक्सिल, ग्लूटामिन कार्बोक्सिल, हिस्टीडीन, सिस्टीन CH2SH, टायरोसिन, फिनॉल, लाइसिन, अमीन, आर्जिनाइन, ग्वानिडीन। ये सारे जो अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे जो अमीनो एसिड्स हैं रिएक्टिव ग्रुप है, ऑल दीज आर पोलर एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू हैव ए वेरी गुड बाइंडिंग, very good binding, and they are going to show a very catalytic property or active sites में mostly you can say reactive groups are there, ionizable amino acids are there. The amino acids reaction होने की वजह से they are going to work well.
तो एक्टिव साइट्स के बारे में काफी डिस्कशन हो गया और इंड्यूस्ड फिट मॉडल इसी को ध्यान में रख के बनाया गया कि बिकॉज एक्टिव साइट्स आर नॉट rigid, they are flexible, and they are going to promote specific substrate binding, and enzymes are specific in their function due to existence of active sites. तो ये सारी बातें हमने कर ली. And coenzyme or cofactor, some enzyme dependent are present as a part of catalytic site. ये catalytic site में ही attach होते हैं substrate के साथ. The substrate also going to bind to the active site. Coenzyme also going to bind to the catalytic sites, and substrate जब भी bind करेगा, always they are going to form the non-covalent bond. Covalent bond बनेगा भी तो वो partial बनेगा. और what are the most common amino acids that are present in the active sites? So these are the serine, mostly found as partnered with phosphorus, histidine, cysteine, lysine, arginine, glutamate, and tyrosines. So these are the most commonly found amino acid active site, and enzyme is going to react with the substrate. They are going to form the transition complex or the enzyme substrate complex, and then they are going to form the product with the release of enzyme. So enzyme is not going to participate in the reaction. So still many scientists are in the fix that how the enzyme substrate complex formation is there. So already I have told you, lock and key model was given by the Fischer template theory. Induced fit theory was given by the Postline model. And what is the feature of lock and key model? तो ये मानते थे कि enzyme is rigid. That is the basic problem of this model. तो क्या कहते हैं? This was the first model and able to explain enzyme catalysis well. But इनकी एक hypothesis गलत हो गई और उन्होंने क्या मान लिया था कि enzyme is like a log. It's a rigid. They're not going to change. And they are fitting like hand in glove or lock and key. और यही से एक प्रॉब्लम हो गई कि they were not able to explain various behavior of enzyme and the model was not accepted. क्योंकि mostly जो नजर आ रहा था experimental part में कि enzyme are not rigid, they are flexible, and this model was failed to explain many enzymatic reaction, does not explain basically the endosteric enzymes. So Postline model was appeared in the form of induced theory, and they changed this model, and they said that active site is not rigid. They are going to be induced fit, or they are going to show the conformational change in the enzyme, right? And because of that, they are going to result in the formation of a strong substrate binding site. So furthermore, the appropriate amino acid of the enzyme are repositioned to form the active sites and bring about the catalysis. So this model was accepted. Why this model was accepted? Because from the X-ray diffraction studies, sufficient evidence were there in favor of this model, and they were beautifully going to explain the allosteric modulators and the competitive inhibition of the enzyme. So what are the factors that affects the enzyme action? Concentration is the concentration of enzyme. अब ये CSR में क्वेश्चन पूछा गया, अगर मान लो concentration of enzyme increase कर दें, क्योंकि most of the reaction में ये fix होता है, तो अगर increase कर दें, so what will be the velocity of the reaction? Velocity of the reaction will be proportional, directly proportional to the concentration of enzyme, and in that case you will obtain which type of graph? कौन सा ग्राफ है ये? बोलो, कौन सा ग्राफ है बेटे? Linear. This is a linear graph. Okay, and this is useful in the case of diagnosis of disease by the blood sample. कि आपने एंजाइम का कंसेंट्रेशन जितना बढ़ाया उतने हिसाब से अगर सबस्ट्रेट है तो बिहेवियर चाहिए, नहीं है तो और डिफरेंट तरह का बिहेवियर होगा. तो देयर आर वेरियस सीरम एंजाइम एंड दे आर गोइंग टू गिव द क्लू अबाउट वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस. तो कौन से एंजाइम है? अमीनो ट्रांसफरेज, एसजीओटी टेस्ट आप जानती है, ब्लड टेस्ट में बड़ा कॉमन है एसजीओटी, एसजीपीटी, है ना. वायरल हेपेटाइटिस के केस में एसजीपीटी टेस्ट करते हैं, हार्ट अटैक के केस में एसजीओटी का टेस्ट करते हैं,
तो ये सारा सीरम के प्रोफाइल में होता है। सीरम में बहुत सारे एंजाइम है, सब्सट्रेट ही डालना रहता है, इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। एमाइलेज अगर है तो यू कैन डिटेक्ट एक्यूट पैनक्रियाटिस पेन होता है, and creatine kinase muscle disorder, myocardial infarction, gamma glutamin transferase, liver disease, lactate dehydrogenase, lysozyme myocardial infarction, lipase, acute pancreatitis, phosphatase, metastatic carcinoma, phosphatase alkaline lysozyme, there is bone disorder, obstructive liver disease. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक ये क्लियर हुआ? तो अगर अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा कहीं एंजाइम अगर कंसंट्रेशन साथ में इंक्रीज करें तो क्या होगा, है ना? ये सेसर ने यहाँ पे पॉइंट किया। तो इससे क्या पता लगता है? सेसर गोइंग टू पिन पॉइंट दोज क्वेश्चंस स्पेशली व्हिच आर नॉट टॉट इन द क्लास, है ना? जो रिसर्च का एक होता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको बुक्स में भी रेयरली मिलती है। अब सब्सट्रेट इंक्रीज करेंगे तो ऑलरेडी देयर इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ यू कैन सी, जो कि हमने पहले दिखाया था कि व्हेन वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम कंसंट्रेशन इज फिक्स, और आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड देयर इज ए 3 पोर्शन लीनियर कर्व एंड अनचेंज्ड। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप हाइपरबोला ग्राफ मिल रहा है तो शुरू में कौन सा ऑर्डर है, बीच में कौन सा ऑर्डर है, मैक्सिमम वेलोसिटी में कौन सा ऑर्डर है, तो दीज ऑल क्वेश्चन यू कैन आंसर। सो टेल मी, सपोज you are having the enzyme concentration fixed, you are increasing the substrate concentration and the velocity, you are getting the hyperbolic graph like this। तो मान लो आपको हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है? पोर्शन ए में यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है और यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है? तो ऑर्डर से बहुत कुछ आंसर आप दे सकते हो, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट। फर्स्ट और जीरो ऑर्डर की क्या विशेषता होती है? कैन यू टेल मी? इंस्टेड ऑफ जीरो ऑर्डर आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ने वाला, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि दिस इज जीरो ऑर्डर। लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट डाल रहे हो, लगातार इंक्रीज कर रहे हो सबस्ट्रेट और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो दिस इज अ फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मान लो डबल हो रही है तो सेकेंड ऑर्डर, है ना, या क्वाड्रपल हो रही है तो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर में हो जाएगा। इतना क्लियर है बेटे? तो concentration of the substrate is going to give you the exact idea कि ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो व्हाट यू विल आंसर? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर? बोलो। जीरो ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर का है। जीरो ऑर्डर का होगा तो आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओगे वो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, वेलोसिटी यहीं पर रह जाएगी, ऐसे आएगा अगर जीरो ऑर्डर का होगा, ठीक है ना, यहीं पे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया, यहाँ पे क्या था? सबस्ट्रेट, यहाँ पे क्या था? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है सबस्ट्रेट बढ़ाने के साथ ही, इसका मतलब है कि दिस इज अ नॉट जीरो ऑर्डर, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर। कैसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर है? क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो, कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड ऑर्डर में स्क्वायर होता है ना। तो जैसे मान लो एक्स है तो एक्स का एन हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो वन ऑर्डर है तो एन इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ऑर्डर टू है तो एन इक्वल टू टू हो जाएगा। तो उस हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर एन, तो एन विल बी द ऑर्डर। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर एन, ठीक है ना। तो देन अगर एन चेंज करते हो, एन जीरो कर देते हो, एक्स पावर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन, यानी वेलोसिटी जहां स्टार्ट होगी वहीं पे रह जाएगी। अगर आपने एन इक्वल टू वन किया तो वेलोसिटी साथ में बढ़ेगी, यानी जितना वेलोसिटी आप जितना सबस्ट्रेट डालोगे उतनी वेलोसिटी भी साथ में बढ़ेगी। तो इफ यू आर इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन
the rate will also increase respectively, and that's why this is called the first order reaction, not zero order. अगर आपको ये क्लियर हो गया कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, जो डेरिवेशन हम करेंगे वो हम इसी बात को ध्यान में रख के करें. आई थिंक दिस इज क्लियर. अभी क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट? ठीक है. तो ऑर्डर समझ लिया. अब ये देखो, ये ग्राफ है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. दिस इज रिफ्लेक्टिंग विच ऑर्डर? टेल मी. कौन सा ऑर्डर बच्चे? First order. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर. कभी भी जीरो नहीं करोगे. जीरो होगा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा सारा काम. फर्स्ट ऑर्डर जीरो. अगर सेकंड ऑर्डर कर दिया तो सीधा चला जाएगा. ठीक है. तो ये डिफरेंट कंडीशन आपको दे सकते हैं. ठीक है ना. अब टेम्परेचर में देखोगे, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो बियॉन्ड a specific temperature called as optimum temperature, there is no increase in velocity, rather than velocity is decreasing, and you are getting a bell-shaped curve. Bell-shaped curve. So what is happening? This is concept of Q10. यानी 10 डिग्री के टेम्परेचर पे 10 डिग्री के डिफरेंस पे टेम्परेचर के you can see there is a change in the enzymatic velocity. But after that, these enzymes are deactivated. तो इसलिए Q10 टर्म दिया गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया गया, एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम. थर्मोफिलिक की बात नहीं कर रहा हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट द मेसोफिलिक एंजाइम. मेसोफिलिक एंजाइम 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर. Q10 क्या होता है? बोलो, व्हाट इज द Q10? इंक्रीज इन एंजाइम वेलोसिटी व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज 10. ठीक है. तो फॉर मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम Q10 is true between 0 to 40 degree centigrade. जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आएगा टेम्परेचर बीच में, यू कैन सी चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है ना. बहुत सारे एंजाइम हैं, थर्मोफिलिक एंजाइम, देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज बियॉन्ड 45 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इवन दे कैन हैव द 100 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे पीसीआर में ट्रैक पॉलीमरेज का 98 से 100 के बीच में होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड समटाइम विनम फास्फोकाइनेज स्नेक्स में होते हैं, तो उनका भी होता है. तो इसीलिए जो लार्जेस्ट थे जिन्होंने कि मार्कर पे काफी काम किया, तो स्नेक का एंजाइम भी लिया था, स्नेक का ही प्रोटीन लिया था, उनकी आरएपीटी में, आरएफएलपी में ऐसे मार्कर उनको यूज करना था. ये चीजें आपको इंफॉर्मेशन हमेशा काम आएगी, याद करना है, भूलना नहीं है. एंड डीनेचुरेशन कब होता है? बियॉन्ड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दे आर गोइंग टू लूज द टर्शियरी स्ट्रक्चर. कौन से स्ट्रक्चर लूज कर रहा है? कभी भी याद रखना, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है एंजाइम एक्टिव साइट में. ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. ठीक है ना. मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव एट हायर temperature. What is the effect of pH? You can observe the same effect of the pH, bell-shaped curve, and this is the optimum pH where you can see the maximum activity. Beyond that, at extreme pH, enzyme is become inactive. So that's why you will observe that most of the higher organisms show different kind of optimum pH for different enzyme. For example, in human being, you will get seen 1 to 2. Acid phosphate is 4 to 5, alkaline phosphate is 10 to 11, and in the fungal enzyme and plants, mostly they are active at acidic pH, and which is going to alter the behavior of enzyme? Hydrogen ion. Hydrogen ion. And hydrogen ion, if you are changing, they are going to alter the ionic charge on the amino acid, and that's why they are changing the binding of the substrate. And affinity of the substrate toward the active site binding is going to change because of change in the pH. That's why you can see there is a change in the affinity. And for example, effect of product concentration, इसको कहते हैं feedback inhibition. इसके काफी क्वेश्चन इस तरह में ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, बीच में बना सकते हैं. They are asking which is the rate limiting step. Rate limiting step क्या होता है? Any idea? Anyone? होता है what is the rate limiting step?
आवाज आ रही प्रॉपर, ब्रेक तो नहीं हो रही? यस सर। तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर दिया। ओके विपाल जी, इसमें देखो अब ये क्या है, व्हाट इज ई? ई इज द प्रोडक्ट, ठीक है। ए क्या है? ए इज द सबस्ट्रेट, और सीरीज ऑफ एंजाइम्स आपके इन्वॉल्व है। कितने एंजाइम इन्वॉल्व है फाइनल प्रोडक्ट ई बनने में, बताओ बोलो। तो 4 4, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, 4 एंजाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, what you can observe कि this is the substrate for next reaction. तो C product बना, but this product is also going to be substrate for the next reaction. enzyme 3 एक्टिव कर रहा है, अब ये प्रोडक्ट बना substrate of the next reaction, ठीक है ना। तो अब रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा? रेट लिमिटिंग स्टेप वो होगा जो स्लोएस्ट होगा, सबसे स्लो होगा, और मोस्टली वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एंजाइम 1 या एंजाइम 2। कभी भी ये नहीं होगा, टर्मिनल एंजाइम नहीं होते, हमेशा स्टार्टर के एंजाइम जो होते हैं वो रेट लिमिटिंग स्टेप होते हैं। यानी इन्होंने अगर बहुत ही कम प्रोडक्ट बनाया तो ये भी कितना बनेगा? बहुत ही थोड़ा बनेगा। और इन्होंने अगर 100% कन्वर्जन कर दिया प्रोडक्ट में तो ये भी 100% प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ गए? Why this is rate limiting? Even is the rate limiting step here. This is called as the feedback control. Feedback control मतलब अगर E बहुत ज्यादा हो गया तो E ने इनहिबिट कर देना है इस एंजाइम E1 को, राइट। E1 को ये खुद ही इनहिबिट कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट द E is going to inhibit the E1. So क्यों कर रहा है ऐसा ये? क्योंकि ये काफी बन गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो जब E1 इनहिबिट हो जाएगा तो दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म, और ये ब्रेक हुआ तो बाकी सारी चेन टूट जाएगा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फीडबैक कंट्रोल। क्या कहते हैं इसको? फीडबैक कंट्रोल। सो इन द लिविंग सिस्टम दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन जनरली प्रिवेंटेड बाय रिमूवल ऑफ। तो बाकी मेरे ख्याल से मैकेनिज्म में कॉन्स्टेंट कल पढ़ते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, कल पूरा डेरिवेशन पढ़ाएंगे, एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस टू द प्रीवियस ईयर, और फिर सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्पेशली का कुछ एग्जांपल ले लेंगे। काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन में किस तरह से बाइंडिंग होती है, उनकी क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें एक कैलकुलेशन कर सकते हो। सपोज ए सबस्ट्रेट है और बी प्रोडक्ट बन रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन 10⁻⁴ है और बैकवर्ड रिएक्शन है 10⁻⁶। तो की कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द की, क्या आंसर होगा? बोलो। एंजाइम डाला है जो कन्वर्ट कर रहा है ए को बी में, द रेट कांस्टेंट इज गिवन है ना, 10⁻⁴, फॉरवर्ड में है, बैकवर्ड में 10⁻⁶। ओवरऑल की हमें कैलकुलेट करना है। की क्या हो जाएगा? की फॉरवर्ड अपॉन की बैकवर्ड, दोनों की रेशियो निकाल दो। तो की फॉरवर्ड अपॉन की बैकवर्ड, अब ये रेशियो निकाला तो आ जाएगा 100 टाइम्स। 10⁻², that means 100 will be। हाँ, दिस विल बी 100। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में, क्योंकि 3 मिनट ही मिलता है आपको क्वेश्चन में, मैक्सिमम 2.5 मिनट्स ही मिलते हैं। तो ये भी कल पढ़ेंगे कि एक्टिव साइट्स के इम्पोर्टेंट है, हाउ दे आर गोइंग टू लो डाउन द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द गिब्स फ्री एनर्जी, एंड व्हाट आर द नेगेटिव कंट्रोल्स और द पॉजिटिव, एटलीस्ट इन द टर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के केस में कैसा ग्राफ बनेगा ये ऑलरेडी कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और फ्री एनर्जी वाला रह गया था। तो फ्री समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम बात करते हैं एंजाइम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की, देन ओनली वी कैन डिराइव द मिकेलिस मेंटल इक्वेशन, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव द मिकेलिस मेंटल। डिराइव कर ही नहीं सकते, पूरा कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा। इसमें मल्टीपल स्टेप होते हैं, और इसमें डिस्टेबलाइजेशन की अगर बात करोगे तो बहुत सारे मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है। थैंक यू।
स्ट्रेन, डिस्टॉर्शन, डिसोल्यूशन, ये सारी बातें। और फिर इसलिए हम बातें करेंगे क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग पे काफी क्वेश्चन है। फ्यूचर पे जो ड्रग डिस्कवरी है वो ट्रांजिशन स्टेट 90% अगर ड्रग आप देखोगे वो डेवलप किए जा रहे हैं CSIR लैब के द्वारा बेस्ड ऑन दिस ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। अगर ट्रांजिशन स्टेट को आप समझोगे, जैसे पहले क्वेश्चन पे सॉल्व किया था, एंजाइम इज गोइंग टू बाइंड मोर टाइटली टू ट्रांजिशन स्टेट देन सबस्ट्रेट। था ना ये कल था, है ना, कि विच वन इज ट्रू विच वन इज नॉट ट्रू। तो ये तो हम लोग गलत कर रहे थे, लेकिन गलत नहीं है। एंजाइम बाइंड मोर टाइटली टू ट्रांजिशन स्टेट देन सबस्ट्रेट। और दो चीजें बनती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। तो इसी को देख के मैकेले साहब ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि ट्रांजिशन स्टेट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन ही रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स का बनना है, जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, टाइमिंग बहुत ही कम है इसकी, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रेक बहुत जल्दी होती है। और यही ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स बॉन्ड नए बॉन्ड को बनाता है, पुराने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, and then you can see there are different stages of the transition, especially intermediate stage is very very important। इसको कहते हैं slowest step, rate determining step, जिसका कि हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, एंड एंजाइम डालने से वो लोएस्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैटालाइज में 3 ग्राफ है, कैटालाइज वर्सेस अनकैटालाइज। ये देखो अनकैटालाइज का ग्राफ है, और जब एंजाइम ने बाइंड किया, आपने जब डाला था उस टाइम का क्या डायरेक्शन कोऑर्डिनेट बन रहा है, और इफेक्ट ऑफ रिएक्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट बीइंग बाउंड बाय एंजाइम, दिस इज द थर्ड, जब आपका प्रोडक्ट फाइनल बन रहा है। ये 3 तरह की स्टेज हो जाती है। तो इससे ये पता लगता है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ टीएस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बनता है इसमें। तो नीड टू स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो इसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे, और अगर इसको स्टेबलाइज करना सीख गए तो ये ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग, क्योंकि इसी को स्टेबलाइज करना है। आप देखेंगे एडजाइम, एडजाइम का नाम सुना, एडजाइम। एडजाइम कोई नया एंजाइम नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग ही। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बना तो उसको स्टेबलाइज कर दिया गया। स्टेबलाइज करने से क्या हुआ, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर काफी कम हो गई, तो दे आर नाउ able to behave like specific enzyme। तो क्रिएटिविटी डाल दिया तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक टारगेटेड हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर पहला थ्योरी कहे तो गलत नहीं होगा। मिकेलिस मेंटेन साहब के दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने वो बोला नहीं, वो उन्होंने इक्वेशन में डिराइव किया। उनके दिमाग में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट चल रहा था। इक्विलिब्रियम की बात वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि एंजाइम जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा था, और ट्रांजिशन स्टेट इतना ज्यादा अनस्टेबल था, 10 पावर 13 -13 मिलीसेकंड, इतना ज्यादा मेजर करना भी बहुत डिफिकल्ट था। उन्होंने इस टाइप का टेक्निक भी डेवलप किया था और उसको मेजर करने के लिए, और मेजर कर भी लिया था। और फिर क्वेश्चन आया कि भाई जो लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है, ये देखो बैरियर है, ये ट्रांजिशन, इतना विदाउट एनर्जी, विदाउट एंजाइम इतना एनर्जी चाहिए, और जब एंजाइम डाल दिया तो ये काफी कट गई। तो ये देखो प्रोडक्ट के लिए और सबस्ट्रेट के लिए सेम लेवल की एनर्जी होगी, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। और यहाँ पे जब एंजाइम नहीं था तो काफी हाई लेवल की एनर्जी थी, इसको कहते हैं डेल्टा जी अनकैटालाइज्ड। और जब आपने डाला तो ये घट के यहाँ पे आ गई डेल्टा जी कैटालाइज्ड। तो ओवरऑल जो डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी कैटालाइज किया उसको कहते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी माइनस अनकैटालाइज्ड वर्सेस कैटालाइज्ड। तब आप निकाल पाते हो फाइनली डेल्टा जी। क्योंकि डेल्टा जी के बारे में अगर थर्मोडायनेमिक्स में क्लास अटेंड किया होगा तो मैंने पहले बताया था आप क्या करते हो, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, जितने पाथ होंगे उनको लेके माइनस कर देना होता है, मतलब प्लस माइनस करके, एंड देन फाइनली यू कैन कैलकुलेट द दिस एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो रिएक्शंस होते हैं all they are included, है ना, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है all they are included and are calculated। इसलिए CSIR में कम से कम 5 सालों में 8 क्वेश्चन आए हैं हाउ टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था मेटल से रिलेटेड, है ना, ये देखो स्टिक मेटल है, देख रहे हो, इसको एंजाइम दिया गया था
एंजाइम का नाम स्टिकेज एंजाइम। अगर आप देखोगे लास्ट 10 ईयर का पेपर, आप तो चलो टाइम होगा कि नहीं पता नहीं, देखा होगा। मैं बता रहा हूँ कि ये पूछा गया क्वेश्चन, स्टिकेज एंजाइम क्या होता है। तो इसको एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इंडियन फूड मॉडल में, भाई जो सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम है, एंजाइम स्टिकेज का काम कर रहा है और सबस्ट्रेट एज ए मेटल स्टिक है ना। तो इसको एक ओरिएंटेशन में ले आ रहे हैं पहले, ऐसा नहीं कि जाते ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, एक बेंडिंग हो रही है। देखो मेटल की स्टिक बेंड हो गई, बी शेप में बेंड होगी और फिर दो पार्ट में ब्रेक होगी। और उसके पहले जो मानते थे वो वाला मॉडल लॉक एंड की, तो उसको मानते थे कि मैग्नेट डायरेक्टली जाके फिट होता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो ये अनएक्सप्लेन्ड था। इसकी फ्री एनर्जी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अनकटलाइज्ड है, ये कटलाइज्ड है, तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये होता भी है कि नहीं होता। बट दिस वाज वेल एक्सप्लेन। अगर आप देखो जी अनकटलाइज्ड और इसके नीचे जी कटलाइज्ड है, दोनों का अगर वो आप माइनस करोगे एंड फाइनली यू आर एबल टू कैलकुलेट द फ्री एनर्जी। तो ये सारा कल हम डिस्कस करने वाले हैं, बट आज हम थोड़ा सा आपको एक चीज बता देते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही 1 सेकंड का है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता था कि विच इज द मोस्ट पावरफुल एंजाइम, क्या क्राइटेरिया आपके पास, हाउ यू विल स्पेसिफाई एन एंजाइम एज ए मोस्ट पावरफुल एंजाइम। मोस्ट पावरफुल एंजाइम is the carbonic anhydrase in our body, in our blood especially, जो कि ट्रांसफर CO2 जैसे एक्सीड करती है हमारी बॉडी में सोते समय, तो ये ब्लड में घुल के बहुत टॉक्सिक कंपोनेंट बनाता है। तो इमीडिएटली क्या करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल कंपोनेंट में बाइकार्बोनेट में, ठीक है, जो कि बफर का काम करता है, ठीक है। एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम नोन। क्यों? क्योंकि अगर CO2 मॉलिक्यूल 10⁶ टाइम इंक्रीज हो जाए तो वो 1 सेकंड में सारे मॉलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द टर्नओवर नंबर। ये मैंने डेटा निकाला है, तो फिर सी उससे भी ज्यादा मेरे दिमाग में था कि जब डिस्कवर हुआ था तो ये 10⁷ था, क्या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई एंजाइम है अभी? तो यस, आरएनएज वाला एंजाइम जो मैं कह रहा था, आरएनएज इसका सबस्ट्रेट है दिस ओरेटिलिन मोनोफॉस्फेट। इसको बाद में साइंटिफिक टर्म दिया गया ओरेटिलिन मोनोफॉस्फेट डिकॉक्ट 10⁻17 टाइम फास्टर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसको पहले मानते थे फास्टेस्ट, अब ये नहीं है, अभी डाटा चेंज हो गया, ये नया डेटा है, बिल्कुल नया डेटा है, 2013 में ये एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है ना। अगर आप पुरानी बुक्स किसी का देखते हो, नोट देखते हो, पाथफाइंडर, सब में इसी को मेंशन किया गया। अभी नई चीजें नहीं आ रही है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपको नई चीजें सीखनी है। अगर सीएसआर क्रैक करना है तो आपको कंपैरेटिव चीजें सीखनी है, एनालिटिकल वे में नई चीजें सीखनी है। वो बेसिक चीजों को तो कॉन्सेप्ट में डालना ही है, राइट। तो डोंट टेक रिस्क, आप मैनेज मत करिए, क्योंकि सक्सेस इज कैनॉट बी मैनेज्ड। सक्सेस को आप इजीली इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करते हुए सीख सकते हैं। कि आपको होमवर्क दिया था, याद करके आना, तो इसको कल याद होना चाहिए, इसको याद कर लेना कि कौन सा मेटल किस एंजाइम के पार्ट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिंक, कार्बोक्सिलेज जिंक, इकोआरबी मैग्नीज, हेक्सोकाइनेज मैग्नीज, यूरिएज निकल, नाइट्रेट रिडक्टेज एमओ, ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज सीरीन, Mn2 पेरोक्साइड, पोटेशियम प्रोपिलीन CO कार्बोक्सिलेज। और ये एंजाइम भी आपको याद होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी आपको एक लाइन में बताते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? आपने कभी स्टार्ट किया कार, तो क्या कार भागने लगती है? बताओ, टेल मी। अगर आपने स्टार्ट किया कार को, तो कार क्यों नहीं भागी? टेल मी। कोई आंसर है? एनी गेस? तो ये तो मिनिमम एनर्जी थी जिसकी वजह से आपने इंजन में चाबी लगाई और स्टार्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन। लेकिन अब आपको और भी काम करने पड़ेंगे, तो एक्सेलरेट, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। कार के इंजन को तो आपने स्टार्ट कर लिया, तो मिनिमम एनर्जी, बैटरी कहते हैं ना, बैटरी डिस्चार्ज होगी जाड़ों में, देखो स्टार्ट नहीं होती, या बैटरी फुली डिस्चार्ज है, या लाइट फुली रहेगी, तो कार स्टार्ट ही नहीं होती, है ना। तो क्यों? मिनिमम एनर्जी स्टार्ट करने के लिए कार की वो मिसिंग है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अभी क्या समझ में आ रहा है आपको? दिस इज आल्सो ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एक्टिवेट, है ना, एंजाइम। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन, ठीक है। इसी तरह से कार की इंजन स्टार्ट हो गई, लेकिन एक्सेलरेटर अगर आपका फेल है, इसको वायर टूटा हुआ, ब्रेक नहीं है, तो भी गाड़ी
चलेगी नहीं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी आपने काम कर दिया, उसने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एनी एंजाइम कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। स्पार्किंग हुई, आपकी पेट्रोल था तो इंजन स्टार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक, इसको एंडोथर्मिक बोलोगे जब इनपुट देते हो एनर्जी का, हीट करते हो किसी को, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो कि खुद ही एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसको एनर्जी देने की जरूरत है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, रिएक्शन इज गोइंग ऑन, सेल खुद से जा रही है, और जिसमें हीट करना पड़े तो फिर प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो कोई इक्वेशन है, राइट, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, क्या बना रहे हो, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट, राइट, और विच फ्री एनर्जी के टर्म में यू कैन कन्वर्ट देम एज ए डेल्टा G इक्वल टू माइनस RT ln K इक्वेशन वैल्यू आराम से पुट कर लेना, और अब इजिली यू कैन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आर्मीएस ने ये देखा, आर्मीएस का ऑब्जर्वेशन था, आर्मीएस का ऑब्जर्वेशन क्या था, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी एंजाइम का तो देयर आर इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, तो वो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको कैलकुलेट किया इन्होंने ग्राफिकली, और एक इक्वेशन स्टेब्लिश किया, दैट इज कॉल्ड द K इक्वल टू A माइनस A अपॉन R। ये क्या है, ये इज द एक्टिवेशन, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्टिवेशन एनर्जी है, K तो कांस्टेंट, और ये क्या है, ये क्या है, P एक्सपोनेंशियल, राइट, ln आप तब लगाते हो जब E को आप रिप्लेस करते हो, क्या K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। सो दिस इज द एग्जैक्टली ग्राफ से भी आप पता लगा सकते हो, कोई कैलकुलेशन करने की नहीं है, ग्राफ ही पूछता है इसे शायद में 1/T वर्सेस ln K, तो K था, इसको E एक्सपोनेंशियल हटाया तो ये हो गया ln K। अगर दो इक्वेशन है तो T2 by K1 कर सकते हो, माइनस PA अपॉन R, और टेम्परेचर 2 हो जाएगा, T2 माइनस 1/T2 माइनस 1/T, बस सिंपल, 1/T वर्सेस ln by K, और ln K में अगर ग्राफ खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू, आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए ये क्वेश्चन था, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। तो y और x के बीच में अगर ग्राफ खींचते हो तो ऑलवेज यू आर गेटिंग स्लोप, क्या मिलता है, स्लोप। अभी स्लोप मिल गया और डायरेक्टली आपने कैलकुलेट कर लिया, और क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, स्लोप पता है E अपॉन R, R की वैल्यू गैस कांस्टेंट, इससे कैलकुलेट। और अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल K1 दे दिया मैंने, K2 दे दिया आपको, T1 दे दिया 300 केल्विन, T2 दे दिया 400 केल्विन, अब मैंने कह दिया भाई एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, तो सारा वैल्यू आपको पता है, K2 T1 कर लेना, लॉग लेना है इसका, ये वैसे रहेगा, R का मतलब गैस कांस्टेंट 2.303 into R की वैल्यू 8.3, और टेम्परेचर आपको दिया गया है 300 - 400, तो यहाँ से आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, बहुत सिंपल है, ये 12th में भी पढ़ाया जाता है। एक्टिवेशन, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और कितना टेम्परेचर, कितना एनर्जी, मिनिमम कितनी एनर्जी, व्हाट इज डेली एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बता रहा है आपको, स्टार्टअप कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए एंजाइम को एक्टिवेट करने, वो कैलकुलेशन कितना सिंपल इक्वेशन से हो गया, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कोई चीज नहीं चाहिए, गैस कांस्टेंट आ रहा है, बाकी सब पता है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द गैस कांस्टेंट, T द टेम्परेचर इन केल्विन। तो आप या तो ये इक्वेशन लिख लो और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी ln K माइनस E A अपॉन RT ln A, इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो वो डिफरेंस हो जाएगा। तो इजीली अब K1 K2 दिया है तो टेम्परेचर दिया है तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप स्लोप से भी कैलकुलेट कर सकते हो, y = mx + c, तो स्लोप इज -c अपॉन
अब मान लो इसका हमें कैलकुलेट करना है। सपोज केमिकल रिएक्शन इज गिवन, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है, बाय व्हाट फैक्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज ओवर एट रेट ऑफ 25, है ना। तो क्या डिफरेंस आएगा, अगर 50 डिग्री पे एक एंजाइम का रिएक्शन करा रहा है 25 पे करा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी 76 किलो जूल पर मोल, तब भी यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, क्योंकि दो टेम्परेचर आपको दिया है, इसको पहले कन्वर्ट करिए, माइनस करिए, एंड ये 76 किलो जूल है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये फिक्स वैल्यू है 8.3145 जूल पर मोल केल्विन, और आपको निकालना क्या है, व्हाट फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को, तो K2 by K1 का रेशियो, तो K2 ln K2 by K1 का 37 हो गया, और लॉग वैल्यू एंटी लॉग लेंगे, K2 by K1 10.7 करीब आएगा, दैट विल इक्वल टू 10 टाइम फास्टर। अच्छा, कभी-कभी ये ग्राफ दे सकते हैं, दोनों ग्राफ है, कौन सा हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, कौन सा लो एक्टिवेशन एनर्जी है, बड़ा सिंपल है देखने में, लेकिन कंफ्यूजन बहुत क्लियर होता है। तो ये जिसका बहुत डाउन होगा इस तरह से होगा, 1/T जिसका हाई होगा, राइट, उसका तो लोअर एक्टिवेशन होगा, और जिसका 1/T थोड़ा कम है, तो they will have the higher EA। 1/T का देखिए, 1/T अगर लो है देन क्या होगा, बोलो। Activation energy high. हाँ, हाई EA, हाई एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा। कितना इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपको बता दिया, बहुत सिंपली ग्राफ आया, 1 सेकंड में आपने टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा आप डिस्कशन एक बार किया, एक बार रिवीजन कर लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम में आपका टाइम बचता है, तो ये फायदा होता है। तो सेल्फ स्टडी में बहुत सारे बच्चे बिलीव करते हैं, तो वो 3 to 4 ईयर का प्रोग्राम है, वो आपका वर्क करेगा नहीं करेगा वो तो टाइम बताता है। बट अभी अगर इस तरह से किया कि पूरा सिस्टम डिफाइन कर दिया, तो आपकी टाइम सेविंग हो रहा है, क्योंकि हर कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो टाइम नहीं देते। टाइम 2 मिनट्स का है, अगर आप देखोगे तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को देते ही नहीं। पार्ट ए में तो आपको 1-1.5 मिनट मिलेगा, पार्ट सी में तो ज्यादा टाइम लगना, 4 मिनट लगेगा, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखना होता है, डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन जाती है, डिस्कशन मिल जाता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ 300 केल्विन डबल फॉर 10 के राइज इन टेम्परेचर। अब डबल लिखा है तो आप समझ गए कि K2 by K1 की बात वो कर रहा है, यहाँ पे डबल कर, और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आप कंप्यूट कर सकते हो। तो 0.303 into R की वैल्यू रख दिया, और T1 T2 का ये फॉर्मूला आ गया। तो इन्होंने कहा कि रिएक्शन रेट 300 के डबल फॉर 10 के राइज, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस किया है, तो दो टेम्परेचर मिल गया 300 और 310, तो वो आप लगा के एक्टिवेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ कैलकुलेशन भी इसीलिए बता दिया, कभी भी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। फॉर्मूला अगर याद रहे तो T2 ऊपर रखना है, T1 नीचे रखना है, और फिर ये रखना है, फिर अपॉन 2.303 R की वैल्यू याद रखना 8.3, बल्कि अभी से कैलकुलेट करके दोनों वैल्यू को याद कर लो कि कितना आता है, 2.303 into 8.3 कितना आता है, और टेम्परेचर का डिफरेंस को फटाफट कर लो, ऊपर माइनस किया 3/10 - 300, इधर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए आपको ऊपर क्या 10 आ गया, नीचे 310 into 300 कर दिया, ये सारा करके फिर एंटी लॉग लेके आपने कैलकुलेट, तो वो एंटी लॉग टेबल आपको मिलेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को फाइनली क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एग्जैक्टली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड absorbed by the reactant। रिएक्टेंट एक्चुअली प्रॉब्लम में है ना, रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है इसमें प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट के ऊपर अप्लाई होता है। So this is the minimum amount of energy that is required to activate the reactant to form a product। ये कितना है, तो इसको क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। लेस इज एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन। ये नोट कर लो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लेस है इसका मतलब क्या हो गया, फास्टर इज द रिएक्शन, ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर इज द रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2NO2 O2 2NO2 के केस में यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लो है, तो ये क्या होगा,
फास्ट हो, तो ऐसे आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, कि दे देंगे कि ये फास्ट रिएक्शन है, बताओ किसका जो है लोवेस्ट एक्टिव एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी का कंपैरेटिव डेटा -3 है, -4 है, -5 है, तो कौन सा सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे आराम से क्या करना है, तो लुक फॉर द विच वन इज हैविंग द लोवेस्ट एक्टिव एनर्जी, जिसका लोवेस्ट एक्टिव एनर्जी होगा वो सबसे रिएक्शन फास्ट होगा, सबसे ज्यादा रिएक्शन उसका फास्ट होगा। तो रियल एंजाइम जो वर्क करते हैं बेस्ड ऑन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और जो फ्री एनर्जी होती है वो कैलकुलेट की जाती है मल्टीपल स्टेप से, है ना। तो मोस्टली विल सी कि एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं मल्टीपल स्टेप्स में, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं। और इस तरह डिस्कशन कर दिया है कि वीक बॉन्डिंग इंटरेक्शन होते हैं, फिर जाके कैटालिसिस में इंपॉर्टेंट स्पेसिफिसिटी आती है, ड्राइविंग फोर्स ही यही है कि मल्टीपल बॉन्डिंग बने, हाइड्रोजन बॉन्ड कभी बने, कभी वन डर वाल बने, मैंने बताया 2 से ज्यादा सबस्ट्रेट होंगे तो वन डर वाल बनेगा। और बाकी ट्रिप्सिन वगैरह काइमोट्रिप्सिन के केस में देखोगे तो वहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा जान बैठेंगे क्योंकि पोलर अमीनो एसिड से ज्यादा है, राइट। तो वीक इंटरेक्शन दैट आर फाउंड ओनली इन ट्रांजिशन आर दोस दैट मेक द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू कैटालिसिस। तो ये पार्ट हमने डिस्कस कर दी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ बताना कि जो एंजाइम कैटालिसिस का पहला हाइपोथेसिस जो जिसने प्रपोज किया वो थे हल्दारी साहब। कभी भी मौका मिले तो हल्दारी साहब को पढ़ना। और इसी के साथ आज मैं एंड कर रहा हूँ, लाइनस पाइलिंग का भी काफी होता है ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्टली डेरिवेशन ऑफ मिकेलिस मेंटन इक्वेशन और थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स ऑफ द, है ना, ये पढ़ना। एक्चुअली से सारे बच्चे ये कर रहे हैं, यहाँ पे आके अटक जाते हैं। तो इसी के साथ एक मैसेज के साथ एंड करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है ना। तो आई होप कि सारे बच्चे कल आएंगे दोबारा, और जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है उनसे एनरोल भी कर लें ताकि स्मूथली क्लास चलता रहे, नोट्स मिलता रहे, रिकॉर्डिंग मिलती रहे और ये प्रॉपर डिस्कशन होता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट बेटे।